हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन अवर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस में। हमारी ये डिजिटल क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़े थे टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल और भी बहुत सारी बातें हमने की। और उससे बेस सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमने इससे पहले वाली क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी किए और उसको हमने डिटेल में समझा भी कि किस तरीके से क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो अब इस नई क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कुछ नए टॉपिक जो कि हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और साथ ही साथ मैं इसके आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्लास को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलते हैं आगे। तो देखते हैं आज कौन कौन सा टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो हमारा आज का एजेंडा क्या है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कवर करेंगे। अच्छा, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या होता है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में हम देखेंगे कि टीचिंग करने के लिए एक टीचर किस तरीके से क्लास में या जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके का होना चाहिए, उसको बताता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन मतलब कि एक बच्चे को, एक लर्नर को किस किस तरीके से एजुकेशन मिल सकती है। जैसे हम देखते हैं ना, क्लास में भी बच्चा सीखता है, घर में सोसाइटी में भी सीखता है और उसके बाद कुछ नए इंस्टीट्यूट वगैरह भी ज्वाइन करता है कुछ अलग से चीजों को सीखने के लिए। तो इसमें उसी का कैटेगराइजेशन है कि कौन सी चीज कहाँ पर आएगी। टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन। एक पढ़ने के लिए जब पढ़ना बच्चा और जो टीचर है उनके बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, ये भी बहुत जरूरी है, इसको भी देखेंगे। और फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग। जो टीचिंग करते समय कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं टीचिंग में, तो उन सभी को हम कवर करेंगे। फिर है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो बच्चे हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, उन बच्चों में कोई तेज होता है, कोई स्लो होता है, किसी में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको किस तरीके से टीचर को समझना है कि बच्चा कैसे डील करे अपने इस प्रॉब्लम। तो इन सारी बातों को हम आज कवर करने वाले हैं। काफी ज्यादा टॉपिक है बट देखते हैं कैसे कवर होगा। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग क्या होती है। देखिए, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा हो क्लास में, तो वो सबसे ज्यादा क्या चाहता है कि जो उसका स्टूडेंट है या जितने भी लर्नर है, वो जो भी वो पढ़ा रहा है उस पर वो फोकस करें, चीजों को समझे, यानी कि वो उनका कंसंट्रेशन चाहता है, उनका अट्रैक्शन चाहता है कि जो भी चीज वो बच्चा टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा उस चीज पे फोकस करे। ठीक है। इस चीज पे फोकस करने के लिए जो टीचर है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज कर सकता है पढ़ाने के लिए, डिफरेंट तरीका यूज कर सकता है, या कोई भी ऐसी चीजें कि जो फुल ऑन इंटरेक्शन हो बच्चे का क्लास में टीचर के साथ। इन सारी बातों को बता दिया गया कि ये क्या है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। यहाँ पर कुछ मैक्सिम्स हैं जिनको कि मैं आपको बता दूंगी, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि अच्छा, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ क्या है। फर्स्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अच्छा देखिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया कि बच्चे को जब मुझे पढ़ाना है तो वो सिंपल चीजें बतानी है। जैसे जब हम छोटे रहते हैं तो हमें कैसे सिखाया जाता है, 1 2 3 हम गिनतियां सीखते हैं, फिर हम एडिशन करना सीखते हैं, फिर हम सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लीकेशन और फिर डिवीजन पे मूव ऑन करते हैं। यानी कि कैसे पढ़ाया गया हम, सिंपल सिंपल से धीरे 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 कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ। और अब तो हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें कर लेते हैं। तो इस तरीके से सिखाया जाता है। कभी भी बच्चे को सिखाना हो तो सिंपल चीजें सिखाओ, फिर धीरे धीरे जब उसका इंटरेस्ट आए फिर कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ मूव ऑन करना है। फिर क्या है, नेक्स्ट है फ्रॉम नोन टू अननोन। अच्छा, यानी कि जब भी हमें बच्चे को सिखाना है तो वो चीजें पहले बताई जाएं जो उसको पता है पहले से। ठीक है। फिर अननोन की तरफ ले जाएंगे, जो चीजें उसे नहीं पता है उनको भी जानने लगे। अगर हम सोलर प्लैनेट की बात करें तो हमें सबसे पहले किसके बारे में बताया जाता है? अर्थ है, सन है, उसके बाद और सारे प्लैनेट्स को सिखाते हैं हम, क्योंकि इन चीजों को हम देख रहे हैं अपने सामने, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो यानी कि नोन से अननोन की तरफ लेके जाना। एंड सीन टू अनसीन, यानी कि वो चीजें जो बच्चे ने देखी हुई हैं या जो हमें दिखाई दे रही हैं,
वो सीन हो गई। और अनसीन कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया में होंगी जो कि हमने नहीं देखी होंगी। उन चीजों को अगर मुझे सिखाना है, जैसे जब बच्चा छोटा है, अगर मुझे उसने कभी एयरक्राफ्ट नहीं देखा, तो मैं कैसे बताऊंगी उसको सीन। उसने चिड़िया देखी, बर्ड्स देखे होंगे, उन चीजों को हम पहले समझाएंगे कि देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे उड़ते हैं। तो इस तरीके से एरोप्लेन होंगे वो भी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस तरीके से उसको समझाना कि सीन जो उसने देखा हुआ है और फिर वो जो उसने नहीं देखा। फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉन्क्रीट का मतलब देखिए, यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑप्शंस में दिया होगा और उसमें से करेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो इसको एज इट इज या तो कर ही लीजिए और समझ भी लीजिए। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, कॉन्क्रीट का मतलब क्या हुआ, जो बच्चे को सॉलिड ठोस तरीके से आता है, जैसे पत्थर हो गए ना, तो वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से उसको वो चीजें पता है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी में मतलब होता है अमूर्त, यानी कि जिसकी कोई मूर्त ही ना बने। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कुछ कुछ चीजें उसको पता है कि हाँ चिड़िया, आम, इमली, ऐसे करके कुछ भी पता है, हवा, कुछ भी। बट हवा को क्या करना है, उन चीजों को समझाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, जो एब्स्ट्रैक्ट है उसकी तरफ लेके जाना है। तो पहले कॉन्क्रीट, फिर आएगा एब्स्ट्रैक्ट, एंड नेक्स्ट इज होल टू पार्ट। अच्छा, होल टू पार्ट क्यों हुआ, जैसे मैंने भी आपको पढ़ाया ना, इसी तरीके से पहले बताया पूरा सिलेबस, कि पूरा सिलेबस ये होगा, ठीक है। फिर उसके छोटे छोटे पार्ट्स में एक एक टॉपिक या दो दो टॉपिक लेकर के चल रही हूँ, तो होल से पार्ट की तरफ धीरे धीरे, क्योंकि पार्ट्स में जब हम जाते हैं तो हम उसको डिटेल में समझते हैं। जैसे जब प्राइमरी एजुकेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हिंदी, इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बट जब हम बड़े होते जाते हैं तो रहती तो वही चीजें हैं, मैथ्स तब भी रहती है। बट आप देखिए उस मैथ्स में क्या होता है, एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर में डिटेल में एंटर कर करके हम चीजों को पढ़ते हैं। तो पार्ट्स में जब एंटर करेंगे ना, तो हम डिटेल स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट इज पर्टिकुलर टू जनरल, यानी कि अब ये कैसा हुआ, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब जो कि सिर्फ एक चीज पे एप्लीकेबल हो, ठीक है। और जनरल का मतलब हो गया कि वो सब जगह अप्लाई हो रहा, तो वो जनरल हो गया। अब जैसे मुझे समझाना है न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ में क्या होता है कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो वो नीचे गिर जाती है ना। जैसे एप्पल को उसने नीचे गिरा कर देखा तो क्या हुआ, वो भी नीचे गिरता है, पानी गिराया वो भी नीचे गिरता है, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, एक्चुअली मुझे स्माइल इसलिए आ रही क्योंकि मेरे टीचर ने ऐसे पढ़ाया कि वो खुद जंप करके देखा। मैंने कहा खुद कैसे, अगर खुद वो घर में अपनी खिड़की से कूद के नीचे देखेगा तो वो मर ही जाएगा ना। तो ऐसे था कि फॉर्म पर्टिकुलर टू जनरल, एक बार उसने देखा कि एक चीज को नीचे गिराया तो वो भी नीचे गिरता है। तो ऐसे देखा कि अच्छा, यानी कि हर एक चीज पे एप्लीकेबल है, यानी जो भी चीज हम यहाँ से छोड़ते नीचे वो नीचे ही गिरता है, कुछ तो है, कोई लॉ है, कुछ अट्रैक्शन है। तब वहां पर उसने लॉ ऑफ वो न्यूटन्स लॉ बनाया, जो कि हम कोई भी चीज को फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है, ठीक है। और द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में जो 7th पॉइंट है वो क्या है, फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, जो चीजें डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो इनडेफिनिट हो गई बच्चे के लिए, जैसे कि बच्चा कई सारे डाउट्स लेकर के आया कि इनडेफिनिट है, या उसके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, आपके मन में भी डाउट्स होते होंगे कि अच्छा मैं एमबीए किया हूँ तो मैं कॉर्पोरेट में जाऊं या गवर्नमेंट जॉब करूं, या मैं आगे पीएचडी करूं या नहीं करूं, ठीक है। तो इस तरीके से इनडेफिनिट, इनडेफिनिट जहां पर चीजें हैं बच्चे के माइंड में, तो टीचर भी उस चीज को समझता है कि आप इनडेफिनिट, इनडेफिनिट चीजों से टीचर क्या करे, डेफिनेट की तरफ लेकर के जाए, उसके उसके कंसंट्रेशन लेवल को इस तरीके से मेंटेन करे, या उसके इंटरेस्ट को जान करके हम डेफिनेट की तरफ जा सकते हैं। इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ मूव ऑन करना है। एंड देन क्या है, साइकोलॉजिकल से लॉजिकल। अच्छा, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल चीजें वो होती हैं जो कि हमें पता नहीं चलता, जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो कभी कभी जैसे कोई सूट खरीदना हुआ, कोई कपड़े खरीदना हुआ, तो क्या करते हैं कि कभी कभी सेम ही टाइप का कलर हम बार बार ले आते हैं। तो वो क्या हुआ कि वो थोड़ा साइकोलॉजिकली माइंड हुआ, हाँ वहां पे कोई लॉजिक नहीं लगा रहे,
हमको ये पसंद आया, हमको ये अच्छा लगा तो हमने ले लिया, या हमें ये चीज अच्छी लगी तो हम ये सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं, दैट इज द साइकोलॉजिकल। अच्छा, लॉजिकल क्या हुआ कि ये चीज क्यों हुई, दैट इज द लॉजिकल। उनके पीछे का ये जो रिस्पॉन्ड आया, जो रिजल्ट आया, कारण क्या था, चीज को समझना, ये हुआ लॉजिकल। ठीक है, फ्रॉम एनालिसिस से सिंथेसिस। एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालाइज। अब क्वेश्चन में आया था आपके प्रीवियस ईयर में एनालिसिस वाला ना, बट वो मेमोरी लेवल में था। तो एनालिसिस में क्या करते हैं, चीजों को ब्रेक करके उसको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग की जाती है, ये होता है एनालिसिस। और सिंथेसिस क्या होता है, जब उन चीजों को कंप्लीट कर दिया, जब कंबाइन कर दिया जाए। जैसे क्या करते, जब छोटे बच्चे थे तो क्या होता था, पजल वगैरह सॉल्व करना होता था ना, पजल वगैरह सॉल्व करते थे, तो वो ब्रेक होते थे, टूटे टूटे थे, उनको हम लोग जोड़ते थे, हाउस बनाते थे, ये सब करते थे, दैट इज द सिंथेसिस। उनको सिंथेसाइज कर दिया गया फ्रॉम इम्पीरिकल टू रैशनल। अच्छा, इम्पीरिकल का मतलब क्या हुआ, इम्पीरिकल जैसे कि कोई जो जो एग्जाम्पल, जो भी चीजें हैं जो पहले से सॉल्व हो चुकी हैं, जैसे अगर देखा जाए कि E इक्वल टू MC² है, ठीक है, E इक्वल टू MC² है, ये चीजें फिक्स, मतलब बता दिया कि हाँ ये एक कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे ये चीजें सामने आई। ये चीजें आई कैसे, क्यों आई, उस चीज को समझाना, दैट इज द रैशनल। लॉजिकल होना, रैशनल, रैशनली सोचना, लॉजिकली सोचना, दोज आर सेम थिंग। तो जो चीज पहले से प्रूव्ड है वो हो गया इम्पीरिकल, और रैशनल उसको लॉजिकली बताना कि ये क्यों है, ये हुआ रैशनल, ये लॉजिकल। अब फ्रॉम इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। देखिए, टीचर हमेशा चाहेगा कि उसका स्टूडेंट जो है वो सेल्फ स्टडी करे, क्योंकि बिना सेल्फ स्टडी के कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्या, आप एक नॉर्मल सा एग्जाम भी जो आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है वो भी क्लियर करना मुश्किल होगा, कुछ तो आपको खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए टीचर हमेशा चाहेगा कि उसका बच्चा जो है सेल्फ स्टडी करे, तो इनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी। नाउ वी मूव ऑन फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में क्या हुआ कि जो भी एजुकेशन हमको मिल रही है, चाहे वो घर से, चाहे वो कॉलेज से, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट से, उन चीजों को हमें समझना है, उनको क्लासिफाई करना है कि ये चीज यहाँ आती है, ये चीज यहाँ आती है, ये चीज यहाँ आती है। ठीक है, अब देखते हैं वो किस तरीके से। तो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में हमें 3 तरीके की फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन पढ़नी है। फर्स्ट इज फॉर्मल, सेकेंड इज इनफॉर्मल, एंड द थर्ड इज नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन जो, अच्छा फॉर्मल वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, चीजें जब कंप्लीटली फॉर्मल हो, एक फॉर्मल ड्रेसअप करके हम कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो फॉर्मल होगा, वहां पे चीजें कैसे होती, सारी चीजें प्लान्ड होती हैं, पहले से ही डिफाइन होता है कि ये टीचर इस तरीके से पढ़ाएगा, ये टॉपिक पढ़ाएगा, इस क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो ये चीजें होती हैं जो एकदम बहुत ही फिक्स्ड पैरामीटर्स में होती हैं, जहाँ पे फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा। अब इसको समझते हैं कि ये डिटेल में क्या है। तो प्री प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड होती है, बिल्कुल सही बात, कि फॉर्मल एजुकेशन पूरी प्री प्लान होती है। क्लास 5th में आपको ये पढ़ना है, क्लास 8th में ये पढ़ना है, 12th में ये पढ़ना है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आती हैं कि आपका प्री प्लान एंड ऑर्गेनाइज होता है। एजुकेशन इम्पार्टेड थ्रू इंस्टीट्यूशन। ओके, एजुकेशन जो होती है वो एक इंस्टीट्यूट के द्वारा दी जाती है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दी जाती है। सपोर्ट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन से क्या होता है, आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इट हैज अ फिक्स सिलेबस। देखिए, ये बात मैंने बताई थी ना, जहाँ पे फिक्स पैरामीटर होगा, फिक्स टॉपिक होगा कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। इट हैज अ रिजिड, यहाँ पर चीजें कैसी होती हैं, बहुत ही रिजिड ना। अभी कभी कभी सोशल स्टडीज पढ़ने का मन नहीं होता, या संस्कृत पढ़ने का मन नहीं होता, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट किसी के लिए टफ हो सकते हैं, या उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, बट फिर भी हमें पढ़ना होता है। क्यों, क्योंकि वो रिजिड और फिक्स्ड होता है, और फिक्स्ड सिलेबस होता है, और वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन भी बहुत ही फिक्स्ड और रिजिड होते हैं, जिनके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। अपने स्कूल टाइम में आपने देखा होगा कि मतलब आप ग्राउंड में भी एक्स्ट्रा नहीं घूमते हैं, थोड़ा
चक्कर काट लो अगर ग्राउंड में तो भी प्रिंसिपल आ जाता है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी भाई। बट ठीक है, स्कूल कॉलेज में अब क्योंकि हमें अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है तो करना ही पड़ेगा। नॉलेज गिवन बाय ट्रेन्ड टीचर। अच्छा, यहाँ पर जो आपको पढ़ाते हैं वो काफी ट्रेन्ड टीचर होते हैं। फॉर्मल में क्या होगा, इनफॉर्मल एजुकेशन किस तरीके का होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इनफॉर्मल एजुकेशन, आई थिंक अब आपने लिख दिया होगा, अब मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब हुआ ये कि जो बच्चा सोसाइटी से सीख रहा हो, फ्रेंड्स से सीख रहा हो, घर में सीख रहा हो, उस तरीके की चीजें आपकी इन, जैसे इम्पार्टेड थ्रू डे टू डे, यानी कि हम डेली सीखते हैं ना, जैसे खाना कैसे खाते हैं, अपने कपड़े को कबर्ड में अरेंज करके रखो, ठीक है, अच्छे से ब्रश करो, उठो, पहले ब्रश करो, योगा एक्सरसाइज करो, दीज आर इनफॉर्मल एजुकेशन बट दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल। इम्पार्टेड थ्रू डे टू डे एक्टिविटीज इन होम एंड कम्युनिटी, जैसे घर में कैसे रहना है, ज्यादा चिल्लाओ मत, लोगों के सामने ढंग से बात करो, जैसे सब होता है घर में। इट लेज स्ट्रेस एंड पर्टिकुलरिटी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, कभी कभी मम्मी लोग मना करती नहीं, ये क्यों नहीं, ये कपड़ा पहनो, ये क्यों पहन लिया, यहाँ जाना है, थोड़ा सा मन नहीं करता, बट फिर भी चलो, किसी के यहाँ शादी है तो नहीं, जबरदस्ती मन है तब नहीं है तब भी जाओ, ठीक है। नो डेफिनेट प्लेस, ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनफॉर्मल एजुकेशन का कोई फिक्स प्लेस नहीं होगा, जैसे फॉर्मल का फिक्स है ना कि आपको स्कूल कॉलेजेस से मिलना है, बट यहाँ पर कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, हम कहीं से भी हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी। द करिकुलम इज द लाइफ इटसेल्फ। इसका जो करिकुलम होता है ना, वो पूरी लाइफ, यानी ये कभी खत्म नहीं होता। लाइफ में हम हर दिन, हर टाइम, जब भी हम किसी नए लोग से या किसी से भी मिलते हैं, नई चीजों से मिलते हैं, तो भी हम सीखते जाते हैं। आपके घर में कोई नई मशीन आ जाए तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसके साथ कैसे, तो वहां पे भी आपकी कुछ ना कुछ एजुकेशन हो रही है, कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। तो ये जो है स्पॉन्टेनियस भी होती है, मतलब तत्काल रूप से भी होती है, ठीक है। देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता, कभी कभी मम्मी लोग अपना चला लेती हैं, वो अलग बात है। इट रिसीव फ्रॉम एनी और एवरी पर्सन। इसका कोई फिक्स्ड वो नहीं होता ना कि आप टीचर या प्रिंसिपल से ही सीखोगे चीजों को, है ना। तो यहाँ पर किसी से भी आप सीखते हो, अपने पेरेंट्स से सीखते हो, अपने फ्रेंड से सीखते हो, अपने यंगर्स से भी सीख सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एल्डर लोग ही सिखाएंगे, okay? So this is about the spontaneous or informal. Now we move on the non-formal education. अच्छा, non-formal education क्या हो सकती है? कुछ ऐसी एजुकेशन जो कि हम कभी कभी अपने इंटरेस्ट से लेना चाहते हैं, वो हो सकती है। जैसे कि अब अगर मैं बोलूँ कि जैसे आईलेट वगैरह की कोचिंग होती है ना, जब हमें फॉरेन जाना हो तो हम क्या करते हैं कि आईलेट की कोचिंग कर लेते हैं, वहाँ पे एग्जाम होता है ना आईलेट का, तो उसके लिए, और मतलब इंडिया में ही होता है। और जी मैट के लिए अगर हमने प्रिपरेशन कर ली तो हम उसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। तो वहां पर क्या हो रहा है, एक तरीके से नॉन फॉर्मल, जहाँ पे क्या होगा, आपका सिलेबस कैसा होगा, सिलेबस तो आपका कुछ ना कुछ फिक्स होगा ना। ऐसा हो सकता है कि जब हमें अपने इंटरेस्ट से सीखने जा रहे हो, योगा सीखने जा रहे हो, ठीक है, तो लिख सकते हैं ना, जैसे योगा हो गया, ठीक है। अगर हम सीखने जाते हो, जैसे कार ड्राइविंग हो गया, तो अब हमको सीखना है कुछ कोई भी ऐसी चीज जो कि एक नई स्किल को डेवलप करने के लिए हो सकती है, जिसका एक फिक्स, मतलब एक सिलेबस तो होगा आपका, बट बहुत ही फिक्स्ड टाइम पे नहीं सीखना होगा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ होगा, बहुत रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे यहाँ पर। तो ये होती है हमारी नॉन फॉर्मल। अब इसको और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर कैसा होगा, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और ओपन सिस्टम होता है, जैसे ओपन एजुकेशन सिस्टम होता है ना, वही। इम्पार्टेड थ्रू कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट एफर्ट। यहाँ पर जब जो नॉलेज है उसको इम्पार्ट किया जाता है कॉन्शियस होकर के, यानी कि कुछ एक चीज पे हम फोकस रहेंगे, जैसे आईलेट की कोचिंग करने जा रहे हैं तो आईलेट का जो सिलेबस होगा उस पे फोकस होगा, ठीक है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, ठीक है, मैन का एक इसमें क्या होता है, पूरा डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट गेन नॉलेज फ्रॉम होम, लाइब्रेरी एंड ओपन स्पेस।
यहाँ पर नॉलेज कहाँ से मिलती है? आपको घर से भी मिल सकती है, ठीक है, लाइब्रेरी से भी मिलती है और ओपन स्पेस से भी मिलती है। नीड बेस्ड सिलेबस, यानी कि यहाँ पर सिलेबस कैसा होता है? नीड के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, जैसी उसकी जरूरत वैसा उसका सिलेबस। इट हैज फ्लेक्सिबल रूल एंड रेगुलेशंस, यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं बट थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, उतने रिजिड नहीं। टॉट बाय एक्सपीरियंस टीचर, ऑफ कोर्स अगर आपको कोई योगा सिखा रहा है या ड्राइविंग सिखा रहा है या आईलेट की कोचिंग करा रहा है या यूजीसी नेट की तैयारी करवा रहा है, तो क्या होगा, वो यहाँ पर वो भी एक्सपीरियंस्ड होगा और ट्रेंड होगा, उसने खुद वो काम किया होगा, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए जैसे रोबोटिक, मैथलैब वगैरह सिखाना, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी कि कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, ये भी एक तरीके से ट्रिपल सी हो गया, ठीक है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीजें जो डिजिटल मार्केटिंग है, एम्बेडेड सिस्टम, ये सब आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है, जो हम किसी कोचिंग वगैरह से सीख सकते हैं, जैसे एपटेक वगैरह हो गया। में बात करने वाले हैं टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप को। स्टूडेंट एकेडमिक सक्सेस, देखिए क्या होता है कि अगर हम किसी टीचर को पसंद करते हैं, ठीक है, अपने स्कूल में आप भी कभी कभार, आपको भी कोई टीचर अच्छा लगता होगा, तो जब हम उस टीचर को पसंद करते हैं तो हमें वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हो सकता है उसका टीचर का पढ़ाने का तरीका ऐसा हो या स्टूडेंट के साथ उसकी डीलिंग इस तरीके की हो, बातें कुछ भी हो सकती हैं जिसकी वजह से हम टीचर को पसंद कर सकते हैं। जब टीचर को पसंद करते हैं तो इट इन्फ्लुएंस द टीचर एकेडमिक सक्सेस, हम उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है तो उस सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छा, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अगर हम उस टीचर को पसंद करते हैं तो हम ये भी चाहेंगे कि वो टीचर भी हमें पसंद करें, है ना। अब क्या होगा, टीचर तो भाई एक है क्लास में और स्टूडेंट कितने सारे हैं, बहुत सारे हो गए, तो क्या होगा, हम चाहेंगे कि जब भी टीचर क्वेश्चन करे तो मैं आंसर करूं, तभी तो मैं टीचर की नजर में आ पाऊंगी। तो उसके लिए क्या करूंगी, मैं बार बार उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ूंगी, ताकि टीचर जब भी क्वेश्चन करे तो मैं हाथ उठाऊं और मैं उससे इंटरेक्शन हो और अच्छा लगता है हमें, ठीक है। Influence the student academic success. Okay. As children learn and grow, experience also grow. जैसे जैसे बच्चा लर्न करता है, सीखता है, वैसे वैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस वगैरह भी ग्रो होती जाती हैं। कभी कभी टीचर्स एक्चुअली हैव पर्सनालिटी इश्यूज विद द स्टूडेंट। देखिए कैसा होता है, यहाँ पर जो टीचर होता है उसका स्टूडेंट के साथ में पर्सनालिटी इशू होता है। मतलब देखिए ये तो बात पक्की है ना कि एक टीचर को सभी बच्चे एज इट इज उतने ही पसंद हो जितने पूरे कॉलेज में बच्चे हों, ऐसा तो नहीं है। कुछ बच्चे उसको ज्यादा पसंद करेंगे, मतलब टीचर जो है बच्चों को कुछ ज्यादा पसंद करेगा उनमें से कुछ बच्चों को, ठीक है। उसी तरह जो बच्चे हैं उनके लिए भी कई सारे टीचर होंगे, बट वो कुछ को पसंद करते हैं, तो ये दोनों तरफ से होता है, ठीक है। तो अब समटाइम्स टीचर एक्चुअली डू हैव पर्सनालिटी इशू, किसी की पर्सनालिटी पसंद नहीं आती, कोई बच्चा अच्छे से तैयार होकर के नहीं आता, गंदी यूनिफॉर्म पहन के आ रहा है, या ऐसा वैसा कुछ भी इशू हो सकता है, बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, बहुत हाई पिच पे बोलता है, या क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो उसे पसंद नहीं आ रही, तो वो कोई भी इशू हो सकता है, ठीक है। अ गुड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, एक अगर अच्छा रिलेशनशिप है, इज अ शेयरिंग रिलेशनशिप ऑफ समथिंग यूनिक, नो वन एल्स मे एक्सपीरियंस द क्वाइट एज द सेम वे। देखिए एक टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है, एक ये यूनिक रिलेशनशिप होता है, और ये रिलेशनशिप कोई और के साथ हम बिल्डअप नहीं कर सकते, अपनी फैमिली मेंबर में या फिर किसी के भी साथ। जैसे बचपन में जब क्या होता था कि हम जब छोटे थे तो हमारी मम्मी कहती थी ना कि नहीं यार तुम अपनी सिस्टर से ही पढ़ लो या अपने भाई से ही पढ़ लो, ये सब्जेक्ट तुम्हें नहीं आ रहा, तो हम लोग उससे नहीं पढ़ पाते थे, हमारी लड़ाई हो जाती थी। एज अ टीचर उसको नहीं समझ सकते, मतलब एज अ टीचर की तरह ले करके उससे पढ़ना हमारे लिए नहीं होता, हमको क्या चाहिए, एक ट्यूटर चाहिए होता था या एक प्रॉपर टीचर चाहिए उस सब्जेक्ट को लेकर। तो इसलिए क्या होता है, ये रिलेशनशिप कैसा होता है, एक यूनिक होता है जहाँ पर टीचर को बच्चे के फ्लॉज भी पता होते हैं। तो इन हेल्दी रिलेशनशिप, अगर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप है तो क्या होगा, दस इनकरेज, जो टीचर होगा वो स्टूडेंट को अपने इनकरेज करेगा या स्टूडेंट खुद ही इनकरेज हो जाएगा, और क्या चाहेगा,
टीचर चाहता है, क्या चाहेगा कि बच्चा जो है आंसर करे, रिस्पॉन्ड करे। जब मैं कोई चीज को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया, आप उसको अपने वर्ड में समझाएं या बोले या बताएं कि हाँ मुझे ये चीजें समझ में आ गई। जैसे मैं आपसे कहती हूँ ना कि जो भी चीजें हैं, आपको जो भी इस टॉपिक से सीखा या आपको अच्छा लगा वीडियो या जो भी चीजें हैं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्योंकि हम मेरी भी ये एक्सपेक्टेशन होगी अपने स्टूडेंट से कि वो जो भी चीज मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, उसको किस वे में पढ़ रहा है, समझ रहा है। ठीक है, द टीचर मेंटेन्स सर्टेन इवैल्यूएशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट कंटिन्यू टू बी डिपेंड ऑन मेंटर गाइडेंस एंड अप्रूवल। जो टीचर होता है वो क्या करता है, वो इवैल्यूएट करता है ना, वही तो बच्चों जो उसने एग्जाम में लिखा, जो भी कुछ किया, वो टीचर ही उसको इवैल्यूएट करेगा। तो टीचर की हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चे को अच्छे से इवैल्यूएट करे, क्योंकि बच्चा उसी पर डिपेंड होता है। कभी कभी ये भी होता है कि हम अच्छा पेपर लिख के आते हैं अपनी कॉलेजेस में, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, बट हमें अच्छे मार्किंग नहीं होती, सही से मार्किंग नहीं हुई, हमें अच्छे नंबर नहीं मिले, तो वहां पे यही हुआ कि जो इवेलुएट प्रोसेस था वो अच्छे से नहीं हुआ, यानी टीचर ने अपनी उस जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई, क्योंकि बच्चा उसी पे डिपेंड है। और क्या बातें हो सकती हैं? The teacher maintains certain evaluative responsibility and student continue to be depend upon the guidance and approval. तो सेम चीजें हो गई। As the mentor, the teacher enhances skill and intellectual development. जो टीचर होता है वो एक तरीके से मेंटोर होता है। मेंटोर का मतलब जो कि सिर्फ सब्जेक्ट में ही आपको नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि और भी चीजें आपको मोटिवेट भी कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, और भी कुछ दिक्कतें आ रही तो भी समझा रहा है। तो टीचर इस लाइक आपका मेंटोर होता है, और वो स्टूडेंट की स्किल को और उसके इंटेलेक्चुअल पावर को इम्प्रूव करता है। एज अ गाइड, टीचर क्या होता है? एक गाइड, एक मार्गदर्शक की तरह होता है। टीचर वेलकम द स्टूडेंट इनटू द न्यू ऑक्यूपेशनल, टीचर वेलकम करता है बच्चे का कि वो भी समाज की नई चीजों, नए ऑक्यूपेशन में जाए और अपनी वैल्यूज को क्रिएट करे, कस्टमर रिस्पॉन्सेस को समझे, और वो भी एक नई लाइफ को एक्सपीरियंस करे। ठीक है, एंड फाइनली ही होपफुली अ बिलीवर, ऑब्वियसली जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की बिलीव, जो उसका जो ड्रीम होता है, स्टूडेंट का ड्रीम होता है, उसमें वो बिलीव करता है और उसके लिए वो जीता है, उसके लिए वो एफर्ट करता है कि वो अपनी ड्रीम को अचीव करे। अ टीचर विल नॉट ऑल हिज स्टूडेंट, देखो यहाँ पे वही बात बताई गई कि टीचर जरूरी नहीं कि वो हर बच्चे को लाइक करे। ठीक है, और ऐसा सेम चीज है कि ये भी बात है कि स्टूडेंट भी अगर सब टीचर्स को लाइक करे, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। इट इज अनरियलिस्टिक है कि हर बच्चे, जो हर बच्चा है वो भी हर टीचर को लाइक करे, और जो जितने जितने जो टीचर है वो भी सभी बच्चों को लाइक करे, ऐसा नहीं होता। फिर भी एक नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट द टीचर, चाहे आप पसंद करें या ना करें, एटलीस्ट आपको अपने टीचर का रिस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक टीचर अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है, एंड हिज और हर टू बी इफेक्टिव इन टीचिंग। और इससे क्या होगा, आपकी टीचिंग, जो जो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसकी टीचिंग अच्छी होगी और बेटर तरीके से वो आपको पढ़ाएगा। ठीक है, नाउ देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग। टीचिंग में कुछ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं? तो देखिए, इन जब भी हम पढ़ रहे हो, तो वहां पर काफी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला तो क्या होगा, एक टीचर हो जाएगा, ठीक है, और एक लर्नर भी होगा, यानी कि स्टूडेंट जिसको पढ़ना है वो तो होंगे ही होंगे, और उसके साथ जो भी एनवायरमेंट है या जो भी सपोर्टिंग मटेरियल है वो भी अफेक्ट कर रहा होगा, यानी कि जो बुक्स वगैरह हमको मिलती है ना वो। टीचर में कौन कौन सी बातें होंगी? सबसे पहली बात तो कैसा होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप पढ़ रहे हैं, टीचर को उस सब्जेक्ट में टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज इम्पार्ट करना भी आना चाहिए, बिल्कुल सही बात। फिर क्या होगा, जो टीचर है वो बच्चे को मोटिवेट रखे। तो यही सारी बातें हैं, इनको देख लेते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ टीचर, टीचर कैसा हो जिसको सब्जेक्ट में नॉलेज होनी चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड फॉर द टीचर, जैसे हमें वो नॉलेज तो है, बट हम उस नॉलेज को इम्पार्ट करना भी, मतलब इस तरीके से मैं बोलूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए, तो वो भी एक स्किल होती है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टीचर की जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एटलीस्ट उसने वो एग्जाम क्लियर किया हो। एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर का कैसा वो प्रायर एक्सपीरियंस, यानी कि जब लर्नर के एक्सपीरियंस से वो सीखता है कि वो किस तरीके से कहाँ कहाँ से बच्चे आ रहे हैं, उनसे वो सीखता जाता है कि इस तरीके से पढ़ाना है। जैसे जब भी हम टीचिंग डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हमसे ये पूछा जाता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो आपको लर्नर को डील करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रोचेबिलिटी, ठीक है, यानी कि हम ऐसे पढ़ाएं कि हम बच्चे को अप्रोच कर सके, मतलब उस चीज को समझ पाए जो उसके माइंड में चल रही है, जो वो सोच रहा है। ठीक है। मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, ऑब्वियसली उसका दिमाग सही जगह पे होना चाहिए। जो भी टीचर है ना जिससे भी आप पढ़ रहे हो उसका दिमाग सही जगह पे होना चाहिए। एंड एबिलिटी टू इंगेज द स्टूडेंट, और ये बहुत जरूरी है कि क्लास में हम अपने बच्चे को इंगेज करके रखें। किसी टॉपिक के थ्रू कोई भी डिस्कशन चल रहा है बट इंगेज होना चाहिए। जरूरी है कि लर्नर कैसा हो, एक अच्छा लर्नर कैसा हो कि वो चीजें किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं हमारी एजुकेशन। तो लर्नर का फिजिकल और मेंटल सॉलिड हो, मतलब फिजिकली और मेंटली वो ठीक हो। बेसिक पोटेंशियल ऑफ लर्नर, यानी उसके सीखने की पोटेंशियल हो, चाहत हो। ठीक है। द लेवल ऑफ एस्पिरेशन, वो सीखना चाहता हो, नॉलेज को एस्पायर करना चाहता हो, गेन करना चाहता हो। मोटिवेशन होना चाहिए, अचीवमेंट्स एंड मोटिवेशन। गोल्स इन लाइफ, यानी कि कुछ तो गोल होना चाहिए ना, ये हम चीजें सीख रहे हैं। कुछ लोगों का गोल होता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, बस हम बैठे हैं ऐसे, तो वो नहीं है ना, गोल होना चाहिए। रेडीनेस एंड विल पावर, रेडी रहो, सीखना है। जब हम कुछ किसी कोचिंग में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, रेडी है ना कि कुछ नई चीजें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, एंड रेडी टू ग्रैब इट, कि हमें उसको समझना है। नाउ सपोर्टिंग मटेरियल, अब देखिए इस इमेज से भी कुछ समझने की कोशिश किया करिए। देखिए जब भी मैं बनाती हूँ, तो जब मैं पीपीटी बनाती हूँ तो इसमें मैं कुछ ना कुछ इमेजेस ऐड करती हूँ, या फिर जो मेरी पीपीटी होती है उसको मैं इस तरीके से डिजाइन करती हूँ कि उस इमेज से या उस स्ट्रक्चर से कुछ चीजें आपके माइंड में बनी रहे। ठीक है। तो इसको ऐसे ही मत ले लिया करिए कि मैंने कोई भी इमेज लगा दी, उसका कुछ ना कुछ सेंस आ रहा होता है। अब यहाँ पे सपोर्ट मटेरियल में क्या चीजें हो सकती हैं। अब समझाने के लिए मैंने कोई ग्लोब यूज कर लिया। ओके। कुछ बुक में कोई इमेज बनी है, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ। वीडियो की कोई क्लिप हो सकती है। हम केमिस्ट्री लैब में जाकर के कभी लैब में जो ब्यूरेट वगैरह होती है, जो ट्यूब्स होती है, उनको यूज कैसे करना है, कौन सा केमिकल डाल रहे हैं, क्या है, तो उसको करके भी दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे सपोर्टिंग मटेरियल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो लर्नर की नॉलेज को इन्हांस कर सके, उसकी नॉलेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके, वो सारी ही चीजें हमारी सपोर्ट मटेरियल में आ जाएंगी। ठीक है। तो सपोर्ट मटेरियल में क्या है, स्टडी मटेरियल, ठीक है, मैगजीन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, इंस्ट्रक्शन, ओके, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, दिस दिस दिस, अब इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, मैं इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी में जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ बताना सिखाना, लाइब्रेरीज वगैरह। लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर मैं यहाँ पर जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कै बहुत कुछ इधर उधर से आवाजें आ रही हैं, ठीक है, तो क्या वहां पर सीखना, बच्चे को जो मेरी वॉइस है वो अच्छे से प्रॉपर रिकॉर्ड हो पाएगी, उन चीजों को अच्छे से समझोगे, सुन पाओगे, नहीं सुन, तो क्या होगा, लर्निंग एनवायरनमेंट में जो भी बोर्ड है, जैसे क्लास में बोर्ड होता है, फिजिकल एनवायरनमेंट यही जो आसपास का एनवायरनमेंट है। साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि क्या हुआ कि मैं चीजें पढ़ा तो रही हूँ बट बच्चे का ध्यान फिजिकली तो यहाँ पे, ध्यान उसका कहीं और है, किसी गाने में लगा हुआ है, खाने में लगा हुआ है, तो साइकोलॉजिकल भी आपको वहीं पे ही होना होगा। ठीक है। एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, यानी कि ऐसा भी ना, बहुत ही ऐसा एनवायरनमेंट ना हो कि इतनी गर्मी है, पसीना टपक रहा है बट पढ़ ही नहीं सकते, तो एटमॉस्फेरिक भी बेटर होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यानी कि अब जो सपोर्ट मटेरियल है वहां पे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या करते हैं, पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन का काम होता है। इकोनॉमिक फैक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह जैसे आ जाएंगे। ठीक है।
फैसिलिटी में जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीजें आपकी सपोर्ट मटेरियल में। जैसे कॉलेज होता है ना, तो वहां पर क्या होता है, पीने का पानी वगैरह सब तो रहता है ना, कैंटीन रहती है, तो ये सब चीजें ना। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट, हमें उन फैक्टर्स को बताना है दैट डू नॉट, जो कि कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अच्छी टीचिंग को अफेक्ट नहीं करते, अच्छी टीचिंग का पार्ट नहीं है, ये बता। तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर, अच्छा टीचर का बैकग्राउंड क्या है, वो कौन से इकोनॉमिक, उसके पास कितना पैसा है, या उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है, सोशल कनेक्टिविटी कैसी है, क्या इससे इम्पैक्ट पड़ता है, आपको फर्क पड़ता है कि मेरा सोशल वो कैसा है, सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं पड़ता। आपको क्या किससे फर्क पड़ता है कि मेरी सब्जेक्ट नॉलेज कैसी है, मैं उस नॉलेज को कैसे इम्पार्ट करती हूँ, इससे फर्क पड़ता है। तो ये फर्क नहीं पड़ता। टीचर की स्किल एंड प्लीजिंग द स्टूडेंट, क्या मैं आपको प्लीजिंग करूंगी कि हाँ बच्चे तुम प्लीजिंग, नहीं तुम्हारे हर एक तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम, तुम्हारी हर एक चीज को लेकर के प्लीज करना, वो भी नहीं होता। ठीक है। टीचर्स स्टूडेंट नॉलेज, टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, तो सब्जेक्ट नॉलेज तो इम्पोर्टेंट होती है, ये जरूरी है। जब भी आप किसी टीचर को जज करेंगे तो आप यही देखोगे ना, आप उस टीचर के बारे में सब्जेक्ट में नॉलेज है या नहीं है। टीचर्स पर्सनल कांटेक्ट विद स्टूडेंट, पर्सनल कांटेक्ट होना क्या ये जरूरी है? नहीं। बहुत आपकी यूनिवर्सिटीज में टीचर कैसे होते होंगे, आज तक भी आपके पास उनका नंबर नहीं होगा, तो पर्सनल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो यानी कि कौन कौन सी बातें हो गई, ए बी और डी, ए बी और डी, ठीक है। सी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट नॉलेज है, ये तो जरूरी है ना, हमसे डू नॉट पूछा है, हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, यानी कि टीचिंग को बहुत, टीचिंग इफेक्टिव हो उसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि एक, बहुत सारे बच्चे हैं एक क्लास में, तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। क्यों करता है, क्यों करता है, सोचिए। उसका इंटेलिजेंस पावर अलग अलग होगा, तो दो, हर बच्चे का जो इंटेलिजेंट है वो अलग होगा, उसके एटीट्यूड अलग होंगे, एज में डिफरेंसेस आ सकता है, उसका मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जब भी हम किसी काम को कर रहे हो ना, अगर हम उसके लिए मोटिवेट हैं तो हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आपको नहीं पता, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं ना, तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम को भी हम झटाझट कर लेते हैं। तो मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एंड पर्सनालिटी, बच्चे की पर्सनालिटी, अगर देखिए पर्सनालिटी में डिफरेंसेस आता है तो टीचर कहीं ना कहीं डिफरेंसेस करता है। प्रायर नॉलेज, बच्चे की प्रायर नॉलेज से भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर मैं अभी आपको सिखाना चाहूँ डिवीजन, बट आपको 1 और 2 या एडिशन नहीं आता, तो बहुत मुश्किल होगा ना डिवीजन करना। तो उसी तरीके से बच्चे की प्रायर नॉलेज, जो भी चीज सिखाई जा रही है उसको अगर वो पहले से, मतलब उसके पीछे का वो पहले से चीज क्लियर करके नहीं आया है, तो दिक्कत आ जाएगी। लर्निंग स्टाइल, हर बच्चे की लर्निंग, सीखने की स्किल अलग अलग होती है, हर बच्चे का एटीट्यूड अलग होता है। अब इसी में ही क्या आता है, कभी कभी क्या होता है बच्चों में लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि चीज को सीखने के लिए उनके अंदर कभी कोई, किसी बच्चे में हो सकता है कि वो बच्चे को अच्छे से प्रोनाउंशिएट करना नहीं आता, जो भी चीजें लिखी हुई हैं उसको ढंग से पढ़ नहीं पाता है। ये भी हो सकता है कि वो मैथमेटिकली कभी कभी नंबर्स को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। तो इस तरीके का कोई एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर होता है। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को मैं यहाँ पर करा रही हूँ। आप देखिए क्या है। फर्स्ट इज डाइकैल्कुलिया। डाइकैल्कुलिया एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, मैथमेटिक्स या नंबर से रिलेटेड, अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड इससे फियर होता है बच्चे के अंदर। ठीक है। डिसग्राफिया, अब यहाँ पर क्या आया है, ग्राफिया। ग्राफ को हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, यानी कि समथिंग विच इज रिलेटेड टू ड्रॉ करना। किसी बच्चे की अगर पुअर हैंड राइटिंग है, ठीक है, या फिर जैसे ए वहीं पे घुसा के बी लिख दिया जबकि लिखना ऐसे था, तो इस तरीके की हैंड राइटिंग, प्रॉपर स्पेस नहीं दे रहा है, स्पेलिंग में एरर कर रहा है, तो ग्राफिया, ग्राफ से याद रखना है, ठीक है।
ग्राफ से याद करना है, समथिंग कुछ रिटर्न में होगा, ठीक है। डायलेक्सिया, डायलेक्सिया का मतलब क्या हुआ? जो देखिए लेक्सिकोग्राफी आपने वर्ड पढ़ा होगा ना, लेक्सिकोग्राफी का मतलब क्या होता है? जब हम मतलब पूरी वर्ड्स को समझना, जहाँ पे वर्ड्स नॉलेज, वर्ड नॉलेज की बात होती है। तो प्रॉब्लम इन रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग लेटर्स, वर्ड्स, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है? डायलेक्सिया, चीजों को, वर्ड्स को अच्छे से समझ नहीं पाना, बोल नहीं पाना, वो आता है डायलेक्सिया। डायफ्रेजिया, ठीक है, यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज से प्रॉब्लम होती है, स्पोकन मतलब पढ़ना नहीं आ रहा, रीडिंग प्रॉब्लम है डायफ्रेजिया। और डायलेक्सिया जब वर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेक्स से याद रखना है वर्ड, ओके। फेजिया, फेज, फेज फ्रेजेस होते ना, फेज, तो फेजिया से याद रखना है कि ये आपका स्पोकन लैंग्वेज से होगा, स्पोकन से होगा, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन आएगा एक एग्जाम में अभी, ठीक है। अब क्या है? ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या होता है कि बच्चा कभी कभी बहुत ही ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है, वो रेस्ट ही नहीं ले रहा, वो एकदम बेचैन, आउट ऑफ कंट्रोल, इम्पल्सिव टाइप का बिहेवियर है, कि जैसे क्लास में हो तो कभी कभी नहीं, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, ये पढ़ा दीजिए, वो पढ़ा दीजिए, इस तरीके की बातें करना, कि आउट ऑफ कंट्रोल है, बस वो अपने ही धुन में लगा हुआ है, पॉज नहीं ले रहा। क्या है उसके अंदर? अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इस तरह की प्रॉब्लम है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम जो लर्नर में देखने को आती है, इन कुछ प्रॉब्लम्स को मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया। अब देखिए 2019 में जो क्वेश्चन आया था, डायलेक्सिया, लेक्सिया, ग्राफिया, ठीक है, कैलकुलिया, कैलकुलिया किससे रिलेटेड था? मैथ से, ठीक है। ग्राफिया, समथिंग विच इज रिटन, ग्राफ बनाना, लिखने से, स्पेलिंग एरर। लेक्सिया जो कि वर्ड था ना, वर्ड से रिलेटेड। डिफिकल्टी इन डूइंग द मैथमेटिक्स, ये हो गया। डिफिकल्टी इन रीडिंग, रीडिंग तो का ये हो जाएगा। डिफिकल्टी इन राइटिंग तो हो जाएगा। और डिफिकल्टी इन कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो ये हाइपर डेफिशिएंसी वाला ये यहाँ पर है। ये बी, ये सी और ये डी है, और ये सारे 1 2 3 4। तो देखते हैं डी का। चलिए अब हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, काफी सारे टॉपिक होते हैं आज की। तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक अ पॉज और सोच के बताइए। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये तो आपको याद होगा ना कि टीचिंग कैसी होनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, जो चीजें बच्चे को पता है वो बताना, ठीक है, नोन टू अननोन की तरफ लेकर के जाना, जो चीजें पहले से डिराइव्ड की गई हैं उसके बाद हम उसको लॉजिकली बताएंगे कि ये चीजें क्यों आई। तो ये सब था हमारे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में क्या था? 3 तरह के हमने पढ़े थे ना फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। फटाफट से उसको आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ठीक है। फिर मैं एक आपको हिंट के लिए बता ही देती हूँ, और बाकी के दोनों आप लिख के बताइए। टीचर स्टूडेंट रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बताया कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी टीचिंग, टीचिंग के लिए कौन कौन से 3 फैक्टर थे ना, कौन कौन से फैक्टर थे? एक तो हमारा कौन हो गया? टीचर, ठीक है। दूसरा क्या था? लर्नर। और तीसरा क्या था? वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो लर्नर होते हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, हमने देखा ना कि उनमें कभी डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो उनमें अलग अलग इंटेलेक्चुअल होता है, उनका अलग एज हो सकती है, उनका मेंटल लेवल अलग हो सकता है, उनका एप्टीट्यूड अलग होता है, उनका एटीट्यूड अलग होता है। तो ये था। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। और अब तक आपको, मुझे लगता है कि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। और आपको जैसा भी ये वीडियो लग रहा है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि यही अभी एक तरीका है जहां पर हम आपसे इंटरेक्ट हो पाते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं, टेलीग्राम पे भी भेज सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। सो कैसा लगा जरूर बताना मुझे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।